राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कैसे करें और मेंस की तैयारी में आंसर राइटिंग का क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आ सकता है और कुल पद इसमें कितने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने वीडियो को दोस्तों के साथ साझा भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए, आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 22 दिसंबर को हुई थी। इसका रिजल्ट दोस्तों लगभग 40 दिन के अंतर्गत आता है कि स्टैंडर्ड टाइम है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जनवरी एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक या 10 तारीख तक इसका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, पूरा पूरा मन नहीं लग रहा होगा। तो उनको मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि जो भी लोग बॉर्डर लाइन पे हैं वो निश्चित रूप से मेंस की तैयारी करें। उनको आज नहीं तो कल मेंस देना ही है और यूपीपीसीएस में सिलेक्शन लेना है, एसडीएम बनना है, तो मेंस से ही रास्ता जाता है दोस्तों सिलेक्शन का। और मेंस को ही एक्चुअल एग्जाम कहते हैं, मुख्य परीक्षा कहते हैं। और मेंस में जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी अच्छी रैंक आपकी फाइनल मिलती है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग मुख्य परीक्षा में नंबर प्राप्त करने में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है और आंसर राइटिंग जीरो से कैसे स्टार्ट करें और जीरो से आंसर राइटिंग करके आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो लोग यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, उनके लिए फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर कुछ ही दिनों पहले जस्ट स्टार्ट हुआ है। एकदम नई बैच है, आप लोग प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक और बैच का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और 2024 के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी हमारे एप्लीकेशन पर है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो देखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं अब जीएस की आंसर राइटिंग। ठीक है, तो जीएस की आंसर राइटिंग दोस्तों ये एक बहुत बड़ा क्या है, भ्रम रहता है छात्रों के बीच में कि कैसे करें। जिसने अभी तक मेंस की तैयारी नहीं की है, बहुत ही मुश्किल है उसके लिए करना। ठीक है, तो ये कतई भ्रम दिमाग में मत पालिए कि आपने तैयारी नहीं की है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है और इस वीडियो के बाद सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, चलिए अब यहां पर देखिए, जीएस की आंसर राइटिंग की बात करें दोस्तों तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो दो तरीके के प्रश्न आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों शॉर्ट आंसर, पहले आपके आते हैं शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन और दूसरे आते हैं दोस्तों आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं। अब शॉर्ट आंसर वाले जो आते हैं दोस्तों वो 125 शब्द के, वो आपसे 125 शब्द के पूछे जाते हैं। और लॉन्ग आंसर वाले शब्द जो प्रश्न जो आते हैं वो आपको 200 शब्द के करने होते हैं। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो 125 शब्द शॉर्ट आंसर, 200 शब्द आपका लॉन्ग आंसर। ठीक है, अब इसके लिए दोस्तों मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूं। पेपर अगर मैं दिखा दूंगा तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ताकि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाए, पता चल जाए कि कैसा आपका एग्जाम में पेपर आ रहा है। चलिए पेपर पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, पेपर तो आप देख ही लेंगे। तो शॉर्ट आंसर मतलब छोटे को आंसर लिखने हैं आपको 125 शब्द के, और लॉन्ग आंसर में आपको 200 शब्द के आंसर लिखने होते हैं। यही चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो आप सब लोग प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व बुकलेट ले लीजिए। कैसी है अनसॉल्व बुकलेट, ये दोस्तों मार्केट में जाइएगा तो ये आप सबको मिल जाएगी। ये बुकलेट इस तरीके की प्रीवियस ईयर की आती है दोस्तों। प्रीवियस ईयर की ये बुकलेट आप सब लोग ले लीजिएगा। इसमें पूरे अभी तक के 2023 तक के मेंस के पेपर का संकलन इसमें यूपीपीसीएस का दिया हुआ है, आप सबको मिल जाएगा। इस तरीके से अनसॉल्व भी मिल जाएगी आपको और सॉल्व भी मिल जाएगी। तो अनसॉल्व ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनसॉल्व भी आप रख सकते हैं और सॉल्व भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, जब ये बुकलेट आप खोलेंगे तो मैं यहां पर एक वर्ष का पेपर आपके लिए खोल के दिखा दे रहा हूं। सपोज करिए यहां पर देखिए, यहां पर 2019 का पेपर है, ये आपका 2019 का पेपर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और पहले यहां पर देखेंगे आप तो पहले आपके 10 क्वेश्चन जो टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो 8 नंबर के आते हैं। ठीक है, कितने शब्दों के, 125 शब्द में लिखना होता है। और बाकी जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो कितने के आते हैं, वो 12 नंबर के होते हैं और उसमें आपको 200 शब्दों में आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो यही टोटल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर 125 शब्द और अंक कितने हैं, तो 8 अंक है। और यहां पर दोस्तों कितने अंक हैं, यहां पर 12 अंक है। अब कितने क्वेश्चन है दोस्तों ऐसे, तो ये क्वेश्चन आपके हैं 10, ये भी क्वेश्चन आपके हैं 10। तो अंक जोड़ लीजिए, 80 इधर हो गया, इधर 120 हो गया।
टोटल कितना हो गया 80 प्लस 120 बराबर 200 अंक। 200 अंक का दोस्तों आपका एक पेपर होता है जीएस का, जो आपको ध्यान रखना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। समझ में आ गई बात। अब ये जो एप्लीकेबल है किसके लिए, जीएस के सभी पेपर्स के लिए एप्लीकेबल है। जीएस 1 to 6, ये जीएस के सभी पेपर्स में यही फॉर्मेट रहता है दोस्तों। ऊपर जब इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 125 शब्द वाले आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और 200 शब्द वाले आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। इतना ही आपको करना होता है और आप सबको ये पता होना चाहिए दोस्तों। क्लियर है यहां तक? यहां तक स्पष्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिए। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, एक कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिए। सभी लोग ये बुकलेट आप लोग ले सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। चलिए, सभी लोगों ने यहां पर देखिए देख लिया है, सबको यहां पर स्पष्ट भी हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है, वो अब हमने देखना है दोस्तों कि कैसे हमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे उसका हमें आंसर देना है। तो पहले देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न आपको मैं बताऊं, प्रश्न आपका क्या है, जैसे आपसे प्रश्न पूछा कि भारत की विदेश नीति की भारत की विदेश नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आ गया दोस्तों। सपोज करिए भारत की विदेश नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रिटिकली एनालाइज फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर नई चीज आपको क्या देखने को मिली, क्रिटिकली एनालाइज या आलोचनात्मक परीक्षण। ये आपके लिए क्या है, एक नई चीज है जो आपको यहां पर क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अभी पूरा विस्तार से बताऊंगा। और भी प्रश्न है, ठीक है, और भी प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न में सीधे एग्जाम के उठा लेता हूं। सीधे मैं दोस्तों एग्जाम के ही प्रश्न उठा लेता हूं, ताकि आपको यहां पर क्लियर होता रहे। ठीक है, चलिए अब ये मैं बुकलेट से ही सीधे प्रश्न उठा लेता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को सीधे सीधे जानकारी रहे और कोई समस्या आए ही ना। चलिए अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन है, मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं आप लोगों को। भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता। भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता। समझाइए। ठीक है, क्या पूछा है, समझाइए। मतलब आपको एक्सप्लेन करना है कि द इंडियन प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ डिक्टेटर। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर नई चीज आपको क्या मिली, समझाइए। यहां पर क्या मिला, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और भी प्रश्न आते हैं, और भी देख लेते हैं एक आध, और भी देख लेते हैं दोस्तों यहां पर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, इसके बाद दोस्तों यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। कोरोना काल में WHO की भूमिका की विवेचना कीजिए। भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है ना,
अब यहाँ पर क्या है, नई चीज आपको क्या मिली देखने को, यहाँ पर आपको देखने को नई चीज मिली, विवेचना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाएं, और ये वीडियो जो देख लेगा उसको सारी चीजें अपने आप यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, और जो आपको दिक्कत अक्सर करता है आंसर राइटिंग में। ठीक है, विवेचना कीजिए, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए नया शब्द है। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता काल में, हड़प्पा सभ्यता काल में, हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। तो यहां पर आपकी नई चीज क्या है दोस्तों, यहां पर आपकी नई चीज है टिप्पणी करना, कमेंट करना, कमेंट ऑन द अर्बन प्लानिंग और टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी लोग बताइए। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब यहां पर आपके लिए नई चीज क्या देखने को मिली, मूल्यांकन। ठीक है, तो आप सभी लोग देख रहे होंगे दोस्तों, विवेचना, टिप्पणी, मूल्यांकन, ये तीनों अलग अलग शब्द है दोस्तों, ये तीनों अलग अलग शब्द है। क्लियर हो रहा है ना दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पर समझाइए। ठीक है, यहां पर आलोचनात्मक परीक्षण, आलोचनात्मक परीक्षण, तो आप समझ में आ रहा होगा कि आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से आपसे एग्जामिनर जो है वो जानना चाह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है, एक आध और देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एक आध हम लोग और देख लेते हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख स्थलों की अवस्थिति का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। अब यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर नया शब्द क्या आया, वर्णन करिए, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, वर्णन करिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए इसके बाद दोस्तों आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न में आपसे रेखांकित वाला आपको बताना चाह रहा हूं। यूपी में सिंचाई के साधनों में, सिंचाई के साधनों में, सिंचाई के साधनों में हो रहे परिवर्तनों को, हो रहे रेखांकित कीजिए। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहां पर रेखांकित करने के लिए बोल दिया, अंडरलाइन करने के लिए बोल रहा है आपसे, ये इस अलग तरीके का प्रश्न आपका हो गया। ठीक है, अब एक तरीके का प्रश्न आपका और आता है दोस्तों। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। विश्लेषण करना, भारत के
मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करिए। भारत के मानव संसाधन प्रबंधनों भारत के मानव संसाधन प्रबंधनों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ में आ रही होगी बात, क्लियर? क्या समझ में आ रहा है? यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर विश्लेषण करने के लिए आपसे पूछ रहा है, विश्लेषण करने को आपसे कह रहा है। यहां पर क्या कह रहा है आपसे? वर्णन करने को कह रहा है। यहां पर रेखांकित करने को कह रहा है। यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों? विवेचना करने के लिए कह रहा है, टिप्पणी करने के लिए कह रहा है, मूल्यांकन करने के लिए कह रहा है। अलग अलग चीजें यहां पर पूछी गई हैं। आलोचनात्मक परीक्षण करने को बोल रहा है और समझाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के प्रश्न देखिए आपसे पूछे जा रहे हैं। मतलब प्रश्न तो वही है, पूछने का तरीका तो वही है, लेकिन ये शब्द अलग अलग है। ये प्रश्नों के प्रकार हो गए दोस्तों जो आपको यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेंगे, चाहे वो शॉर्ट आंसर वाले हो चाहे वो लॉन्ग आंसर वाले हो। तो इनमें कैसे आंसर को लिखना है ये मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, और एक आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो भी आखिर में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर सभी लोगों को, ठीक है, यहां पर सभी दोस्तों को समझ में आ रही बात, क्लियर? सबको स्पष्ट भी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि सबको यहां तक क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया दोस्तों तो फटाफट से आप लोग क्या करिए, फटाफट से आप सभी लोग क्या करिए, जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, सबको स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, चलिए अब यहां पर सबको समझ में आ रही बात, सबको क्लियर भी हो गया है ये उम्मीद करके चलता हूं। और ये बहुत अच्छी बात ये है कि आप सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ठीक, चलिए, ठीक है ना? सबको यहां तक स्पष्ट हो गया कि नहीं? कितने प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से सब लोग बता दीजिए। ठीक, चलिए, यहां तक सबको क्लियर है, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हमें टैकल कैसे करना है, इसके लिए एक टेबल मैंने यहां पर बनाई है आपके लिए। एक टेबल मैंने आपके लिए बनाई है यहां पर। देखिए, दो प्रकार के क्या है यहां पर प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। दो प्रकार के प्रश्न यहां पर आपसे पूछे जा रहे हैं। मैंने टेबुलर फॉर्म में यहां पर आपके लिए लिखा है। पहला एक्सप्लेनेटरी है, और दूसरा क्या है दोस्तों? एनालिटिकल है। दूसरा क्या है? एनालिटिकल है। ठीक है, या विश्लेषणात्मक। एक्सप्लेनेटरी मतलब क्या है? यह व्याख्यात्मक है, यह व्याख्यात्मक है। और एनालिटिकल में क्या है दोस्तों? तो ये विश्लेषणात्मक है, ये विश्लेषणात्मक है, जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर इन द मेंस एग्जाम, जो आपको ध्यान रखना है। और दोनों में जो अप्रोच क्या चाहिए, अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए बेसिकली होता क्या है ना, मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें भले ही मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग डिमांड कर रहे हैं सर इसका मतलब बता दीजिए, लेकिन होता यह है कि जब 3 घंटे में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं तो जो व्यक्ति को आता है लिखता व्यक्ति वही है। ठीक है, और बेसिक फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का फॉलो करना होता है बस। बाकी जो आता है लिखता वही, इतना समय रहता ही नहीं है दोस्तों। मैं आपको सच बताऊं कि आप लोग क्या कर सके, आप लोग जो है इन सब चीजों पे गौर करें। वास्तविकता तो यही है। और चाहे जो बच्चा टॉप करता है उससे भी पूछिएगा तो भी वो वास्तविकता आपको अगर बताएगा तो वो यही होगा। क्योंकि इतने सारे बच्चे मैं पढ़ा चुका हूं, और इतने जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए, ज्यादातर बच्चे यही बोलते हैं सर इतना समय होता ही नहीं है कि हम इन सब चीजों पे गौर करें। हमें जो आता है हम वही लिख कर आते हैं, बस थोड़ा सा हमें ये पता रहता है तो हम यहाँ पर उस हिसाब से आंसर को बैलेंस कर देते हैं। सच्चाई यही है, देखिए रियलिटी यही है। कोई आपसे कुछ भी कहे, लेकिन वास्तविकता मैं आपसे बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए, वेरी गुड।
चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों को समझ में आ रही है बात, क्लियर। चलिए अब दोस्तों यहां पर देखिए व्याख्यात्मक में जो दो प्रकार के प्रश्न है, पहला आपका क्या है एक्सप्लेनेटरी है और दूसरा आपका एनालिटिकल है। तो पहला जो एक्सप्लेनेटरी टाइप है दोस्तों, उसमें क्या क्या शब्द लिखा रहेगा तो आप लोग मानेंगे कि ये व्याख्यात्मक है। तो पहला परिभाषित कीजिए, ठीक है, मतलब डिफाइन करिए, डिफाइन करिए। व्याख्या करिए मतलब एक्सप्लेन कीजिए। वर्णन कीजिए, वर्णन का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, इनोमरेशन होता है, इनोमरेशन या एक्सप्लेनेशन ही मान लीजिए, ठीक है। और टिप्पणी करिए मतलब कमेंट करिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो टिप्पणी को आप इसमें भी मान सकते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि टिप्पणी आपका एनालिटिकल होता है, लेकिन टिप्पणी नॉर्मल टिप्पणी ही करनी है। नॉर्मल आप क्या करिए, अपने विचार यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है, कोई ऐसा कुछ अलग नहीं करना है इसमें, ठीक। अच्छा, इसके बाद दोस्तों यहां पर क्या है, देखिए विश्लेषणात्मक प्रश्न जो है, एनालिटिकल जो है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपसे बोल रहा है चर्चा करने के लिए। पहला बोलता है क्या करने के लिए, चर्चा करिए। चर्चा करना मतलब क्या, डिस्कस करना। चर्चा करना मतलब क्या, डिस्कस करना, ठीक है। या बोलता है आपसे विवेचना कीजिए। तो इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब आपसे है, कह रहा है डिस्कशन करने के लिए, डिस्कस करिए क्वेश्चन को, ठीक है, डिस्कस करिए, ठीक। डिस्कस मतलब जैसे दो लोगों के बीच में क्या होता है, वाद प्रतिवाद हो रहा है ना, तो डिस्कशन हो रहा है, तो डिस्कस करिए, ठीक है। आप और एग्जामिनर के बीच में डिस्कशन हो रहा है, इस तरीके का है, क्लियर। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या कह रहा है, आलोचनात्मक परीक्षण। तो क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली क्रिटिकली एनालाइज। मैं यही बोलूंगा कि यहां पर क्या बोल रहा है आपसे, क्रिटिकली एनालाइज। इसके बाद यहां पे मूल्यांकन बोल रहा है, तो इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करिए। मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएट करिए या मूल्यांकन करिए, ठीक है। जैसे आप अपनी कॉपी भेजते हैं हमें आंसर राइटिंग वाले बैच में, विजेता बैच में, तो मैं आपकी कॉपी करके मूल्यांकन करके देता हूं कि आपने कैसा आंसर लिखा, ये भी बताता हूं, कमियां भी आपकी बताता हूं, फिर सुझाव भी आपको देता हूं, और फिर क्या करता हूं, फिर मार्क्स भी आपको देता हूं। तो ये मूल्यांकन हो गया, ठीक है ना। तो मूल्यांकन का मतलब ये होगा, इवैल्यूएशन का मतलब ये हो गया, ठीक। इसके बाद दोस्तों समीक्षा का मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, रिव्यू करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू करिए कि क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, बताइए, ठीक है। ये होता है रिव्यू करने का मतलब। और विश्लेषण करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, विश्लेषण का मतलब एनालाइज, एनालाइज करिए, ठीक है। विश्लेषण मतलब एनालाइज करिए। समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से ईमानदारी से बताइए, फटाफट से बता दीजिए जल्दी से। और आज के आंसर राइटिंग के इस वीडियो के बाद दोस्तों आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप सभी लोग दोस्तों बता दूं, ये वीडियो जो देख लेगा वो जीएस की आंसर राइटिंग में कभी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपको एक ऐसा वीडियो बना के दे रहा हूं दोस्तों, यूट्यूब के इतिहास में बहुत ज्यादा हिस्टोरिक वीडियो साबित होने वाला है, ठीक है। सभी दोस्तों को ये चीज समझ में आ रही होगी, क्लियर। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए यहां पर सबको ये चीज क्लियर हो गई और सबको समझ में भी आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। चलिए अब दोस्तों क्या है, यहां पर दोनों तरीके के प्रश्नों के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, दोनों तरीके के प्रश्नों के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं क्या कर सकूं आपको यहां पर ठीक है। चलिए यहां तक सबको समझ में आ रही बात, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों जो पहला वाला टाइप है उसमें कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें केवल व्याख्या करनी है। तो जैसा प्रश्न पूछा गया है वैसा आप क्या करिए, उसी तरीके से आंसर लिख दीजिए। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना है। उसके बारे में भी बता दे रहा हूं, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। तो व्याख्यात्मक में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर लिखिए, सीधा उत्तर लिखना है, ठीक है, सीधा
उत्तर लिखें। ठीक है, और फॉर्मेट क्या फॉलो करेंगे, फॉर्मेट आप क्या फॉलो करेंगे दोस्तों, फॉर्मेट आप जो फॉलो करेंगे वो आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। मैं यहां पर देख लेता हूं अगर जगह है तो, यहां पे तो नहीं है। यहां पर देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, यहां पर देखिए फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट सिंपल आंसर का क्या होगा, ठीक है, टाइप 1 के लिए इंट्रोडक्शन, ठीक है, मेन बॉडी, मेन बॉडी और कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये आपके क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके इस फॉर्मेट के बारे में भी बात करूंगा अभी, ठीक है, अभी बस समझ लीजिए, सीधा आंसर इस फॉर्मेट में लिख देना है बस, अगर आपसे टाइप 1 वाला पूछा जा रहा है तो, ठीक, ये वाला पूछा जा रहा है तो कुछ ज्यादा परेशान होने की नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आराम से लिख दीजिए। क्लियर। अब जब सेकंड वाला टाइप दोस्तों आ रहा है यहाँ पर, जब सेकंड वाला टाइप आ रहा है, चर्चा करिए, विवेचना कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण करिए, मूल्यांकन करिए, समीक्षा कीजिए या विश्लेषण करिए, तो इसका मतलब क्या है, आपको आपको उसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस भी बताने हैं, आपको उसके पॉजिटिव गुण विशेषताएं बतानी है, ठीक है, और नेगेटिव क्वालिटीज या दोष भी बताने हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज बताने हैं, ठीक है, सकारात्मक पॉइंट्स क्या है, बिंदु क्या है, और नकारात्मक बिंदु क्या है, ये बताने हैं, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक बैलेंस कंक्लूजन देना है, एक बैलेंस कंक्लूजन देना है, एक संतुलित आपको निष्कर्ष देना है। इस तरीके के प्रश्नों में ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात। केवल और केवल यही चीज याद रखिएगा, अंतर क्या है, अंतर यही है कि इस टाइप के प्रश्नों में आपको क्या करना है, सीधा उत्तर नहीं लिखना है। यहां पर क्या करना होगा आपको, जगह मैं यहां पर ले रहा हूं, थोड़ा सा जगह मैं यहां पर ले रहा हूं ताकि मैं यहां पर आपको बता सकूं तो कैसे आपको यहां पर लिखना है। एनालिटिकल वाले में आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलना है। मतलब आपको विशेषता भी बतानी है, आपको विशेषता जो अच्छाई है वो भी बतानी है, और कमी भी बतानी है, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद यहां पर तीसरी पॉइंट क्या लिखना है आपको, बैलेंस कंक्लूजन, बैलेंस कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन जो होगा वो बैलेंस होगा। याद रखिएगा दोस्तों, कंक्लूजन कभी भी नकारात्मक नहीं लिखना है, या तो आप सकारात्मक लिखेंगे और या तो बैलेंस लिखेंगे, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो यहां पर इस तरीके के प्रश्नों में आपको क्या लिख बताना है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताने हैं, विशेषता या कमी बतानी है, और कंक्लूजन क्या लिखना है, कंक्लूजन हमेशा बैलेंस होगा ऐसे प्रश्नों में, ये बात याद रखिएगा। नकारात्मक कंक्लूजन कभी नहीं लिखेंगे, ये बात याद रखिए, क्योंकि आप एसडीएम बनेंगे या प्रशासक बनेंगे तो याद रखिए कि आपके आंसर में हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण झलकना चाहिए। और क्यों, क्योंकि आप शासन के पार्ट हैं, शासन या सरकार का हिस्सा है, तो आपको सरकार का सहयोग लेते हुए देते हुए सरकार को काम करना, आपका काम कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए जो सिस्टम के लिए क्या बने, समस्या बने। आपको हमेशा सिस्टम को सपोर्ट करना है, ठीक, क्लियर हो गई बात। यहां तक स्पष्ट हो गया कि नहीं, जल्दी से बताइए, सभी लोग बता दीजिए यहां तक स्पष्ट हो गया कि नहीं, सबको स्पष्ट है बात, यहां तक बताइए, सबको यहां तक स्पष्ट है, समझ में आ रहा है यहां तक, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, ठीक है। चलिए, अब विभिन्न आयामों की अगर बात करें, तो विभिन्न आयामों की बात करें दोस्तों, तो विभिन्न आयामों में दोस्तों आपको याद रखना है, आपके ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और आपके भौगोलिक, ये दोस्तों आपको क्या करना है, विभिन्न आयाम आपके होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक आप सबको स्पष्ट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्लियर। चलिए, अब यहां पर दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, विभिन्न प्रकार के प्रश्न बताए, ठीक है,
उसकी अप्रोच क्या है ये मैंने आपको बताई, और अब आंसर लिखना कैसे है तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, फॉर्मेट क्या होगा दोस्तों, फॉर्मेट आपका ये होगा, मैंने आपको बताया 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उसके बारे में, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 8 अंक वाले जो प्रश्न आ रहे हैं या 125 शब्द वाले जो प्रश्न आ रहे हैं, इसके लिए दोस्तों लिखना कितना है, मतलब 125 शब्द का मतलब क्या हो गया, देखिए 100 शब्द मतलब एक पेज, एक पेज में 100 शब्द का एवरेज लेकर आपको चलना है। ठीक है, और जो जगह मिलती है वो आगे पीछे 2 पेज लगभग मिलती है। ठीक है, तो इसमें 125 शब्द वाले में आपको क्या लिखना है दोस्तों, आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज, आपको कम से कम 1.5 पेज तो लिखना ही लिखना है दोस्तों। आप 1.5 पेज आराम से लिखेंगे, इससे कम होगा भी नहीं दोस्तों, इतना हो ही जाता है। ठीक है, 1.5 पेज आपको लिखना ही लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। पेज का मतलब क्या मैं आपको बता देता हूं, पेज का मतलब क्या मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए सभी लोग, देखिए ये एक पेपर है, ये एक पेपर है दोस्तों। ठीक है, ये एक आपका पेपर है। ठीक है, तो ये आगे वाला पेज जो है दोस्तों, ये आगे वाला पेज क्या है, ये एक पेज है, ये एक पेज है, और इसके पीछे वाला भी अगर हम जोड़ लेंगे, इसके पीछे वाला भी जोड़ लेंगे दोस्तों, तो ये दूसरा पेज है। मतलब टोटल पेज कितने हो गए, टोटल 2 पेज हो गए। पन्ने की बात करें अगर तो पन्ना एक है, एक पूरा पन्ना है। ठीक, क्लियर, ये बात आप सबको स्पष्ट हो रही होगी बात। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है, दोनों टाइप के क्वेश्चन में रेशियो क्या रहता है। रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो कुछ भी नहीं रहता बेटा। ठीक है, एग्जामिनर का मन करेगा तो सारे आपसे सेकंड टाइप वाले पूछ लेगा, और मन करेगा तो सारे फर्स्ट टाइप वाले पूछ लेगा। तो ये आप रेशियो नहीं जान सकते, वो आयोग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर उसको क्या करना होगा, पेपर को थोड़ा सा टफ करना होगा, तो वो विश्लेषण वाले एनालिटिकल वाले क्वेश्चंस को ज्यादा कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा इजी करना होगा तो वो सिंपल वाले क्वेश्चन को ज्यादा रखेगा। बस ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। ठीक है, याद रखिए। क्लियर, चलिए अब इसमें आपको कितना लिखना है, 1.5 पेज। अब इसके बाद दोस्तों 12 अंक वाले जो क्वेश्चन है, 12 अंक वाले जो क्वेश्चन है 200 शब्द वाले, ये आपको कितने लिखने हैं, ये आपको 2 से 2.5 पेज, जितना आपके पास जगह है, मतलब इसमें आप पूरा भर देंगे। इसमें आप कंप्लीट जितना स्पेस आपको दिया है, इसमें आपके पास जितना स्पेस है पूरा आप उसको फिल कर देंगे। ठीक है, आप पूरा फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, पूरा आप उसको फिल कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये आपको अप्रोच पहले तो लेकर चलना है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब फॉर्मेट भी आपको पता है, फॉर्मेट क्या है दोस्तों, फॉर्मेट आपको पता है दोस्तों, फॉर्मेट क्या है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है बेटा। तो इंट्रोडक्शन अगर मान लीजिए सपोज करिए मैं 200 शब्द के हिसाब से बता दे रहा हूं, 200 शब्द के हिसाब से बता दे रहा हूं। ठीक है, या चलिए दोनों के हिसाब से बता दे रहा हूं, ताकि आप लोग यहाँ पर दोनों को देख पाए। यहाँ पर 125 शब्द है और यहाँ पर 200 शब्द है। तो 125 शब्द में दोस्तों इंट्रोडक्शन कितने पेज का कितना होगा दोस्तों, तो एक पैरा। यहां पर आप 2 पैरा कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर मेन बॉडी या मुख्य प्रसंग जो होगा वो कितना होगा, तो मेन बॉडी या मुख्य प्रसंग जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 2 से 2.5 पैरा। ठीक है, 2 से 2.5 पैरा। क्लियर, और यहां पर आपका 2 से 3 पैरा, यहां पर 3 मान ही लीजिए, 3 पैरा आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और कंक्लूजन या निष्कर्ष की बात करें तो कंक्लूजन या निष्कर्ष यहाँ पर आपका 1 पैरा, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका 1 पैरा ही आपका कंक्लूजन पर्याप्त है। ठीक है, 1 पैरे का ही कंक्लूजन आपका पर्याप्त है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ये आपके दिमाग में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि कितना आपको लिखना है, और वो मैंने यहाँ पे आपको लिए बताया। क्लियर हो रही बात, ठीक है दोस्तों, सबको स्पष्ट हो गई बात। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये आपको समझ में आ रही है बात। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गई बात, ठीक है ना।
चलिए, अब यहां तक दोस्तों अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट अ मिनट। चलिए, तो यहां तक अब इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट जो मेन चीज है, इंट्रोडक्शन में क्या कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन दोस्तों हमेशा याद रखिए, आपका सबसे पावरफुल फेज जो होता है आंसर का, वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पावरफुल फेज होता है, एग्जामिनर को आपका नाम नहीं पता, आपके बारे में वो कुछ नहीं जानता, प्रश्न कैसा आपने स्टार्ट किया उस पर ये निर्भर करता है कि एग्जाम में नंबर आपको कैसे मिलने वाले। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सभी लोगों से बोल रहा हूँ। ठीक है, सभी लोगों से बोल रहा हूँ, इस बात को हमेशा याद रखिए। क्लियर? ठीक है, इंट्रोडक्शन दोस्तों हमेशा याद रखिए, आप किसी आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, ठीक है ना, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोटेशन हो गया, या जो लेखक है हिंदी के कवि हैं उनकी रचनाओं की ये पंक्तियां। ठीक, चलिए, या तो आप अगर आपको दोहे याद है तो आप दोहों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, श्लोक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत के श्लोक से भी स्टार्ट कर सकते हैं या दोहे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप कुछ आपको नहीं पता है तो आप संविधान के आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं, पॉलिटी के आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप ये कुछ नहीं पता है दोस्तों तो सेंसस के डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं। सेंसस 2011 का डेटा भी अवेलेबल है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे या बजट के डेटा से आप स्टार्ट कर सकते हैं आज इंट्रोडक्शन को। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई इंडेक्स या रिपोर्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या कोई कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, या यहां पर नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है उससे स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, या इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट, वन रिपोर्ट है उससे स्टार्ट कर लीजिए, बाघ रिपोर्ट से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका आंसर जो होता है वो एक पावरफुल आंसर कहलाता है दोस्तों, और एग्जामिनर का एक परसेप्शन बन जाता है कि हाँ इस बच्चे ने आंसर राइटिंग पर बहुत अच्छा काम किया है और इसको नॉलेज भी है और इसकी प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी है। कैसे स्टार्ट करेंगे, सपोज करिए भारत एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, समीक्षा कीजिए, समीक्षा कीजिए, प्रश्न आ गया, क्रिटिकली सॉरी रिव्यू द स्टेटमेंट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट, ये आपको क्वेश्चन है। कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, आप कुछ लोग तो कहेंगे कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है जिसमें शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच में, किंतु यह सामान्य परिस्थिति में है। आपातकाल में क्या होता है, शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं तो ढांचा एकात्मक हो जाता है, इसीलिए अर्धसंघात्मक कहते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, वो स्मार्टली काम करेंगे, वो कहेंगे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। ठीक है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब बोला इन्होंने भी वही बात कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये तो सबने पढ़ा है ना। तो जब आपने ये लगा दिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है, तो अनुच्छेद 1 को आपने अंडरलाइन कर दिया है, तो एग्जामिनर जैसे ही आपका ये कथन पढ़ेगा, पहली लाइन पढ़ेगा, वो समझ में आ जाएगा उसको कि इस बच्चे को पॉलिटी पे भी कमांड है, आर्टिकल से इसको याद है, कंठस्थ है।
एक परसेप्शन जो आपका बन रहा है वो एकदम पॉजिटिव बन रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं, पूजा जी भी जुड़ चुके हैं, विकास जी, बाबू बनारसी जी, सुजाता जी, सरोज जी, दुष्यंत जी, सभी लोग जुड़ चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, वेरी गुड। प्रिया जी का एक क्वेश्चन है कि आरओ की तैयारी कैसे करें, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तैयारी कर सकती हूँ कि नहीं? बिल्कुल कर सकती हैं। और आप ही जैसे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हमारे एप्लीकेशन पर विजय बैच चल रहा है। ठीक है, मॉर्निंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विजय बैच का लिंक मिल जाएगा। आरओ प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी आपको मिल रही है उसमें। लिंक पे क्लिक करिए, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। या कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9559088796, इस पे संपर्क कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर? ठीक है, चलिए, यहां तक आप सभी दोस्तों को क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, क्लियर? चलिए, यहां तक हम लोगों को समझ में आ गई बात। इंट्रोडक्शन हम लोग ऐसे लिखेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि 100% दोस्तों एक पॉजिटिव परसेप्शन बनेगा। आपको ही कॉपी अगर दे दी जाएगी किसी दूसरे स्टूडेंट की, तो आप भी चेक करेंगे तो उसको ज्यादा अच्छा नंबर देंगे जिसने इस तरीके से स्टार्ट करा होगा। सही बात है कि नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं मेन बॉडी में। मेन बॉडी में क्या लिखना है दोस्तों? देखिए, मेन बॉडी में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? मेन बॉडी में जैसा प्रश्न है, जैसे सामान्य वाला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए, वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न है तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर पूछ लेगा विवेचना कीजिए, डिस्कस कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, तो आप क्या करेंगे? पॉजिटिव, निगेटिव, तर्क वितर्क, गुण दोष सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, ठीक है ना? याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर मेन बॉडी क्या है, कैसे लिखेंगे? मेन बॉडी में दो चीजें देखिए, आपको क्या करना है, सभी आयाम कवर करने होते हैं दोस्तों, सभी डिफरेंट डायमेंशंस आपको कवर करने होते हैं, पहली चीज। और उसकी चीज पहले, उससे पहले आपको यहां पर बताना होता है कि विषय क्या है, आपका विषय क्या है या टॉपिक क्या है, ये आपको बताना होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको जरूर से बताना होता है, ये बात याद रखिएगा। और मैं 4 क्वेश्चन मार्क आपको दे रहा हूं, क्या, क्यों, कैसे, कहां, और अगर आपके पास जगह बचती है, शब्द सीमा रहती है, तो कब। ये 5 क्वेश्चन मार्क, 5 क्वेश्चन मार्क आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन आपको क्या करना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पूछिए, उस क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पूछिए। क्या कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, भारत एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, ये प्रश्न है आपका। समीक्षा कीजिए, समीक्षा करके बताना आपको है क्या वास्तव में कि नहीं है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, बताइए आप। तो यहां पर क्या करना होगा, यहां पर आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कि भारत अर्ध संघात्मक है। अर्ध संघात्मक होता क्या है? अर्ध संघात्मक क्या होता है? मतलब संघात्मक और एकात्मक का मिला जुला स्वरूप है, यहां पर आपको यह बताना है। ठीक, तो क्या हो गया, क्लियर? ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद क्यों है, क्यों है भाई अर्ध संघात्मक, क्या जरूरत पड़ी इसकी हमें, हम क्यों नहीं संघात्मक कर सकते थे या क्यों नहीं एकात्मक कर सकते थे? देखिए, अगर एकात्मक कर देते तो केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता, मतलब राज्यों का अस्तित्व जो थोड़ा बहुत अभी है भी, अधिकार है भी, वो भी क्या नगण्य हो जाते, वो भी नगण्य हो जाते और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था हो जाती, जिससे ग्रासरूट लेवल पर डेवलपमेंट जो है या विकास जो है वो नहीं हो पाता, या इफेक्टिवली जो ग्रासरूट लेवल पर जो मशीनरी काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो हो सकता है उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती जितना कि आज कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है एकात्मक का। और पॉजिटिव पॉइंट क्या है संघात्मक का? संघात्मक का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, भारत एक संघ है, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है। केंद्र अपने
संघ सरकार संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर और समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं। और दोनों सरकारें मिलकर क्या है, डबल इंजन की सरकार बनके विकास को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। और भारत दोस्तों विश्व की 75 वर्षों के बाद, आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2-3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और 2047 तक भारत को विकसित राज्य देश बनाना है, ऐसा भारत सरकार का लक्ष्य है। और इसमें सरकारी प्रयास केवल पर्याप्त नहीं है, भारत के नागरिकों को भी प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम एक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। ठीक, तो इसमें संघ सरकार का और राज्य सरकार दोनों का सहयोग चाहिए होगा। यही तो क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसी को तो कहते हैं सहयोगात्मक संघवाद। ठीक, जिस प्रिंसिपल पर नीति आयोग काम कर रहा है। क्लियर? चलिए, इसके बाद कैसे भाई अर्ध संघात्मक व्यवस्था वाला देश कैसे है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बता दिया ना कि अलग अलग सूचियां हैं। संघ सूची पर संघ सरकार शासन करेगी, राज्य सूची पर राज्य सरकारें करेंगी, समवर्ती सूची पर दोनों शासन के संबंधी अधिकार रखते हैं। ठीक है, ये बता दीजिए। इसके बाद कहां पर, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बात हो रही है। अगर ऐसा प्रश्न होता कि यूएसए से क्या, भारत की राज्य व्यवस्था की तुलना यूएसए के संविधान से कीजिए, भारत की राज्य व्यवस्था की तुलना यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कीजिए, तब आप क्या बताते, यहां पर बताते कि भारत की बात है और उसकी तुलना हो रही किससे, यूएसए से हो रही। क्लियर? अच्छा, अब कब भारत संघात्मक व्यवस्था वाला देश बना या अर्ध संघात्मक भारत है, तो कब से बना दोस्तों ये दोस्तों आपका जब हमारा संविधान लागू हुआ, और बन के तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949, और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। उसी समय से दोस्तों हमारे यहाँ क्या है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, आप सबको पता है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 3 सूचियां हैं, 7वीं अनुसूची में जोड़ी गई है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। ठीक, ये आप सबको बता देना है। क्लियर? ठीक है ना दोस्तों? तो ये सारी चीजें दोस्तों, इन 5 प्रश्नों का उत्तर अगर आप दे देंगे तो मेन बॉडी में मैं ताकत से कह सकता हूं दोस्तों, गारंटी से कह सकता हूं, अगर आपने इन 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, कैसा भी प्रश्न है दोस्तों, आपको एग्जामिनर बिना नंबर दिए नहीं रह पाएगा, ये यकीन मान के चलिए, मैं आपसे कह सकता हूं, सभी लोगों से बोल रहा हूं। क्लियर? ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब विभिन्न आयाम आप कवर कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सारे आयामों को कवर करिएगा। वो देखिए डिपेंड करता है बेटा, वो ज्यादातर क्या है, वो आपका ऐसे के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ऐसे में आपके पास वर्ड लिमिट रहती है। अब 200 शब्द 125 शब्द में क्या ही आप आयाम कवर करिएगा। ठीक है, 1-2 कवर कर दीजिएगा, ऐतिहासिक पक्ष बता दीजिएगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या क्या चीजें ली गई हैं ये बता दीजिए, और वर्तमान की स्थिति बता दीजिए, भारत की राजनीतिक वर्तमान स्थिति क्या है ये बता दीजिए। ठीक है, तो डिफरेंट आयाम में कई सारे पहलू होते हैं, वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन वो शब्द सीमा देखकर काम करिएगा। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो ये मेन बॉडी में आपको क्या लिखना होता है, दोनों टाइप में सीधा आंसर अगर है, व्याख्या करने को बोला है, वर्णन करने को बोला है तो सीधा लिखिए, और अगर विश्लेषण करने को, आलोचनात्मक परीक्षण करने को बोला है, विवेचना करने को बोला है, मूल्यांकन करने को बोला है, तो क्या करेंगे, दोनों पॉइंट लिखना है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब जैसे अर्धसंघात्मक व्यवस्था वाला देश है, तो पॉजिटिव क्या है, तो पॉजिटिविटी क्या है, संघात्मक में है, एकात्मक में कमी है, तो संघात्मक क्या है, पॉजिटिव गुण है, एकात्मक आपका निगेटिव है, क्योंकि एकात्मकता तानाशाही की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। ठीक है, और ग्रासरूट लेवल पे जो डेवलपमेंट है वो भी उससे बाधित होता है। ठीक, क्लियर है ये बात, ये ध्यान रखना है, तो इस तरीके से आपको बताना है। इसके बाद कंक्लूजन, यहां पर क्या करना है, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे कैसे, कंक्लूजन लिखेंगे कैसे, तो कंक्लूजन लिखेंगे कैसे, तो ये आपने बता दिया, जितना आपने लिखा है इंट्रोडक्शन मेन बॉडी में। इसके बाद बताइए, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव फैक्ट, उपरयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत सामान्य परिस्थिति में एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, किंतु आपातकालीन परिस्थितियों के लिए भारतीय संविधान ने भारत को एकात्मक लक्षण भी प्रदान किए हैं। आपातकालीन परिस्थितियों जैसे
राष्ट्रीय आपातकाल जो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, या संवैधानिक आपातकाल जब राज्य का तंत्र फेल कर जाता है काम करने से, या वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो केंद्र को सशक्त बनाते हैं और उस परिस्थिति से देश को निकालने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, अतः यह कहा जा सकता है कि भारत एक अर्धसंघात्मक व्यवस्था वाला देश है और ये वास्तव में इस स्वरूप को लेकर चलता हुआ विश्व का एकलौता सबसे सफल और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक, और उसके बाद लिख दीजिए कि लोकतंत्र वही सफल होता है जहां पर जनता संतुष्ट होती है, और भारत दक्षिण एशिया में या कह लीजिए पूरे एशिया में या पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश है जहां पर सभी धर्म के लोग सर्वधर्म समभाव से रहते हैं और हम वसुदैव कुटुंबकम या एक विश्व एक पृथ्वी एक परिवार की संकल्पना को लेकर चलते हैं और सभी धर्म के लोगों को समावेश करते हुए शामिल करते हुए एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य, आदर्श देश की स्थापना का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं पूरे विश्व के समक्ष। आप देख भी रहे होंगे इसका एग्जाम्पल, इजराइल हमास संघर्ष हो तो यूएन की तरफ से इंडिया को बोला जाता है कि आप मध्यस्थता कीजिए इस संघर्ष को सुलझाने के लिए। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो रशिया को भी इंडिया समझा रहा है और यूक्रेन को भी इंडिया समझा रहा है। अब आप समझिए ये कितनी बड़ी पावर है इंडिया की, ये बहुत बड़ी पावर है जो शायद ही आज की डेट में विश्व में किसी भी देश के पास है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, इस तरीके से आपको बैलेंस कंक्लूजन देना है, और जब आप इस तरीके से दे देंगे ना दोस्तों तो यकीन मान के चलिए कोई ताकत आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने से रोक नहीं सकती, ये मैं आपसे कह सकता हूं। क्लियर? ठीक है ना? चलिए देखिए कंक्लूजन में फ्यूचरिस्टिक बातें आपको तीन चीजें देखिए, होता क्या है ना, कंक्लूजन आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और आपको क्या करना होता है, कंक्लूजन में हमेशा सजेशन देना होता है या अपना सुझाव देना होता है। आपका कंक्लूजन सुझावात्मक होना चाहिए। ठीक है, एक तो सकारात्मक होना चाहिए, एक सुझावात्मक होना चाहिए, और आगे की राह फ्यूचरिस्टिक कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? भविष्य की ओर क्या चीजें आपको दिख रही है कि ये 2007 भारत एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था वाला देश है जो विश्व में एक सफल और सबसे बड़े लोकतंत्र को लेकर चलने वाला देश है, जहां की जनता सबसे अधिक संतुष्ट है, और हम विश्व के लगभग सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, और शायद इकलौता ऐसा देश होगा भारत जहां पर सभी धर्म के लोग इतने आराम से रह रहे हैं। ठीक है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है हम बनने वाले हैं, और 2047 तक वो दिन दूर नहीं जब हम एक विकसित भारत भी होंगे। बस इसके लिए सरकारी प्रयास के साथ साथ नागरिकों का भी उतना ही सहयोग होना चाहिए। बस इतना आपको बताना है, कंक्लूजन आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और कोई एक कोट्स आपको पता हो तो उसमें लिख दीजिए कि बजट 2024-25 का लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य जो है वास्तव में पूर्णतः चरितार्थ होते हुए दिखता है। बस इतना लिखना पर्याप्त है कि और एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि इंट्रोडक्शन में भी बच्चे ने क्या क्या डिटेल में नॉलेज रखा है, कंक्लूजन में भी डिटेल में नॉलेज रखा है, तो उसको सबसे अच्छे नंबर दे दिए जाए और बहुत आराम से आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों आंसर राइटिंग का क्लास था जो मैंने आपके लिए लिया। और ये दोस्तों मैं आपको बताऊं, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये क्लास अटेंड किया है, जिसको आंसर राइटिंग की ABCD भी नहीं पता होगी, ईमानदारी से अगर अटेंड कर लेगा तो इस वीडियो के बाद उसको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।